बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई का एक नया तूफान सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें पहले ही तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छू रही हैं, मगर इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से मजीद इजाफे के इशारे दिए चले जा रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम इंडिया ये दे चुके हैं कि IMF की शर्त के मुताबिक अब भी पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 53 रुपए लेवी का खला मौजूद है और अगर IMF ने लचक ना दिखाई तो यहाँ इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा। इसी तरह की बात आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने खिताब में की और बताया कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे के बाइस मुल्क में जुम्मे के रोज दोबारा कीमतों का तयन किया जाएगा। बढ़ती हुई पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस की भरमार ने आम आदमी की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। एक जानिब आलमी हालात का जवाब पेश किया जा रहा है तो दूसरी जानिब हकीकत यह है कि फी लीटर पेट्रोल पर टैक्सेस और लेवी की मद में भारी रकम वसूल की जा रही है, जिसने महंगाई को मजीद हवा दे दी है। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वाकई कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की मजबूरी है या फिर अंदरूनी मालियाती पॉलिसियों का नतीजा। दूसरी जानिब आलमी मंजरनामा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान फिलहाल खामोश कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर असरअंदाज हो रही है। अबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम तिजारती रास्ते पर तनाव, पसे पर्दा सिफारतकारी और जंगो मुज़ाकरात के दरमियान झूलती सूरत हाल ने तवानाई की आलमी मंडी को गैर मुस्तहकम कर दिया है। अब इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला एक जियो इकोनॉमिक तब्दीली की निशानदही करता है, जिसके असरात तेल की कीमतों और आलमी सप्लाई चेन पर दूरस हो सकते हैं। यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं, जिस पर ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान रशीद साहब, इसारा राना साहब और माजिद निजामी साहब भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। निजामी साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। सर, ये जो 26 रुपए लेवी आयद करने के बावजूद 53 रुपए मजीद लेवी का खला है, सर हुकूमत के पास सिर्फ लेवी ही लगाने का फॉर्मूला मौजूद है या आपकी दानिश के मुताबिक ये पैसे कहीं और भी जो है ना वहां से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है और फिर इसकी जरूरत महसूस होते हुए क्यों नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त दो चीज़ें मिल चुकी हैं। एक तो ये कि IMF से जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगते हैं वो एक सेपरेट प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। अब उसके साथ ईरान अमेरिका जंग का मसला मिल चुका है, तो वो जो सूरत हाल है वो मज़ीद गंभीर हो गई है, क्योंकि हम पहले ही कुछ अरब डॉलर के लिए IMF से रुजू करते थे। जब हम साउथ एशिया के कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं जी, तो ये बात बड़े ज़ोरों शोर से की जाती है कि देखें इंडिया में क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश में क्या है, श्रीलंका में क्या है। पाकिस्तान का उनके साथ एक बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करता कि हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो को 5-10% भी इधर उधर हो जाए, क्योंकि उससे हमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये वो बुनियादी मसला है। अब इसकी तौजीहात में हम हुकूमत की नाअहली भी डिस्कस कर सकते हैं, इदारा जाती मसाइल भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये एक बिटर रियलिटी है। माजिद निजामी साहब, एक आम आदमी जो है या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी ये राय देते भी नजर आते हैं, क्योंकि FBR की टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं कर सका अपनी, तो उसका खमियाजा जो है वो गरीब आवाम पर डाला जा रहा है। आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं? 100% बाय करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका सिस्टम मजबूत नहीं है तो उसमें सबसे आसान हल ये होता है कि आप उन तमाम चीज़ों पे टैक्स लगाएं जहां से आपके पास डायरेक्ट कलेक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास, उस पे आप टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि एट सोर्स कट जाना है। बिजनेसमैन से टैक्स मांगते हुए आपको एक एफर्ट पुट करनी पड़नी है, आपको रिफॉर्म्स करनी पड़नी है, आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़नी है, करप्शन का खात्मा करना पड़ना है, वो एक मुश्किल काम है। इसी तरह पेट्रोलियम जो है वो भी एक बड़ा आसान टारगेट होता है कि जिसके अंदर आपने कहीं से भी कोई चीज़ कमी बेशी करनी है तो वो कर लें। मिसाल के तौर पे जैसी जंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने कहा कि जी हम आवाम की तरफ इसका इम्पैक्ट नहीं जाने देंगे, तो आपको अपने डेवलपमेंट बजट के अंदर से कितने 100 अरब रुपए जो है वो मैनेज करने पड़े। तो बुनियादी मसला ये है कि ये एक मसला मौजूद है। अब इससे हम आंखें चुरा नहीं सकते। रिफॉर्म्स का जो सफ़र है वो लंबा है और मुख्तसर उसका हल यही निकाला जाता है कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स लगा के वहाँ से जो है वो कलेक्शन। अच्छा, आपने जो रिफॉर्म्स की बात की ना, इसको मैं आगे चलकर भी डिस्कस करूंगी। जरा वन बाय वन इस पहले पेट्रोल को ही डिस्कस कर लेते हैं ना। मैं रजीद साहब से कमेंट ले लूं, फिर अवामी जो है ना दिल और जज्बात का इजहार हम बाद में करते हैं, ठीक है ना, मिलके थोड़ी टेक्निकलिटी समझ लेते हैं ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। रजीद साहब, पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस मिलाकर कुल मिलाकर 134 रुपए फी लीटर वसूल अभी फिलहाल किए जा रहे हैं। कल को अगर
पी एम साहब 55 रुपए बढ़ा देते हैं तो वो 130 प्लस 55 ये तकरीबन कोई 185 या 90 के करीब जाके ये अमाउंट बन जाती है। सर पाकिस्तानी अवाम चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, सर अब ये 55 रुपए का इजाफा अफोर्ड कर सकती है, और क्या यही एक फॉर्मूला रह गया? एक तो वो सूरत हाल है जो आपने फरमाई है, दूसरी सूरत हाल ये है कि जब पेट्रोल 450 रुपये लीटर हो गया था और अवाम की चीख निकल गई थी और उस पर एहतजाज हुआ था, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी थी और 80 रुपये उन्होंने लेवी कम करने का ऐलान कर दिया था, जिस पे पेट्रोल 370 या 75 के इर्द गिर्द आ गया था। फिर 15 रुपये फिर और कमी करके 26 रुपये इजाफा, फिर उन्होंने 450 रुपये पे खेलना शुरू कर दिया। अब आप मुझे पहले ये बताएं कि ये आपने तंजन कहा है, तंजो मज़ाह में कहा है, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप किस तरह से आपने जुमला कहा? क्योंकि मेरे तो दिल पर तीर ही लगा था जिस वक्त ये बड़े भी थे और फिर कम भी हो गए, या ये टेस्टेड मारा था उन्होंने। देखिए मेरी क्या औकात कि मैं तंज कर सकूं, ये तो भाई इसार राना जैसे बहादुर आदमी है जो मर्जी जिसको चाहे कह दे, अपनी औकात नहीं है, बहादुर आदमी है। तो वो 80 रुपए दोबारा पूरे करने हैं उन्होंने, और वो जो उन्होंने कमी की थी 80 रुपए की, मैं आपको प्योर हार्डकोर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूँ कि बकायदा हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने IMF से 1 माह की एग्जम्पशन ली थी कि 1 माह के लिए हमें ये कम कर लेने दीजिए, जंग का माहौल है, तो IMF ने उस स्पेशल इजाज़त दी थी। अब वो जो शॉर्टफॉल हुआ है वो 80 रुपये कम करने का, उसको भी पूरा करना है तो कोई अल्टरनेटिव टैक्स भी लगेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी मेरे भाई निज़ामी साहब ने कहा कि जी रिफॉर्म करना पड़ेगी और बहुत सारी, अरे भाई यानी यहाँ पे एक जो टैक्स अप्रेजमेंट का बंदा होता है ना, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल का वो बंदा होता है, सुपरिटेंडेंट 16वें ग्रेड का होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुछ 15वें या 14वें ग्रेड का होता है। अगर उसको लगाने के लिए आपके ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम से सिफारिशें आए, और उस अप्रेजल के बंदे ने क्या करना है, अप्रेजमेंट के बंदे ने उसने ये बताना है कि इस कंटेनर में जी ये चीज है और इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, ठीक है। जब तक उस पोस्ट की कीमतें लगती रहेंगी, आप कौन सा टैक्स वसूल करने की बात करते हैं? वो टैक्स मेरे और आपकी जेब में से निकलता है और बराबर निकलता है, लेकिन वो सरकार के खजाने में नहीं जाता। मैं इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को दूंगा कि ये जो जमीन के रास्ते चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे कंटेनर्स, उन्होंने सिर्फ एक अजाफी बंदा अपना बैठा दिया था ब्रिगेडियर लेवल का, उन्होंने कहा जी कंटेनर खोल के दिखा दे इसमें क्या है। इसार राना साहब, मैं विद फुल प्रैक्टिकलिटी, मैं इंपोर्टर का दोस्त हूं जिसने किया था, वो इंपोर्टर जो एक कंटेनर के ऊपर 16 लाख रुपया टैक्स दे रहा था, जब वो कंटेनर खुला तो उसके ऊपर उसे 2 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल के ऊपर टैक्स आया। वो ब्रिगेडियर साहब नॉन टेक्निकल आदमी थे, अगर टेक्निकल होते तो हो सकता है इससे ज्यादा टैक्स वसूल वो असेसमेंट करवाते। सिर्फ अप्रेजल के बंदे को साइड पे किया गया, और जो 16 लाख था उसमें से सिर्फ 6 लाख रुपया सरकार के खजाने में जा रहा था, 10 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे लोगों की जेब में जा रहा था, और 180 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख का कौमी खजाने को नुकसान हो रहा था। ठीक, अच्छा रज़ी साहब, एक और टेक्निकल चीज मुझे समझाएं। एक, जब हम लेवी बढ़ाने की बात करते हैं तो लेवी बढ़ाना उस वक्त, मतलब मतलब पेट्रोल प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, चले समझ में आ रहा है ना, $3, $4, $5 या इस तरीके से, मतलब 96 से लेके 106 के दरमियान। लेकिन सर जो लेवी के ऊपर टैक्स आता है वो उस डॉलर के हिसाब से फ्लक्चुएट होता हुआ नहीं आता, वो पीएम साहब या वजारत पेट्रोलियम जो है वो अपनी मर्जी से लगा देती है, 26 रुपए, 25 रुपए, 55 रुपए। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? उसको यूं कर लीजिए कि देखिए आपके ऊपर 2% टैक्स लग गया, अच्छा ठीक है, 100 रुपए का भी 2 रुपए होगा। अगर उसकी सुन रहे हैं ना, ताकि हमें पता चले, हमें आवाम अगर उसकी कीमत 1000 रुपए हो गई तो टैक्स 10 रुपए हो जाएगा, अगर उसकी कीमत 10,000 हो गई तो टैक्स 100 रुपए हो जाएगा। तो वो परसेंटेज के हवाले से बढ़ रहा है। अच्छा। जैसे देखिए 3.5% हमने रिफाइनरियों को कहा कि जी आप ले लें। अब ये फैसला हमने तब किया था जब 80 रुपए का लीटर था, इशारा गौर करना है। अब वो 380 का हो गया लीटर, उनका 3% कायम है,
भाई उनका तो खर्चा कोई नहीं ना बड़ा प्रोसेसिंग के अंदर, क्या उन्होंने मुलाजमों की तनख्वाहें 5 गुना कर दी हैं, मुझे बताया जाए, या 4 गुना तनख्वाहें कर दी हैं? उनका खर्चा तो ये है ना कि जो उनके यहाँ मुलाजम काम करते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर, केमिकल का खर्चा भी वही है जो पहले था, जो उसको प्रोसेस करने के अंदर होता है, मुलाजमीन का खर्चा भी वही है, उनका परसेंटेज के हिसाब से रिफाइनरियों का क्यों बढ़े? इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं वो कहती हैं जी वो उनका परसेंटेज के अंदर है, अब उनका भी बढ़ता जाता है। उन्होंने मेरा मतलब पेट्रोल पंप ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ एसी ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि नहीं उन्होंने भी ज्यादा मिलना चाहिए। भाई उनका खर्चा वही है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बेचारे को पूरी तनख्वाह देते नहीं है सरकार की, वो जो उन्होंने पेट्रोल डालने के लिए खड़ा किया हुआ है, लेकिन जनाब उनका भी 5 गुना बढ़ गया। तो ये जो लूट मार है ना, और ये जो मैं जो कहता हूँ ना पॉलिसी की मॉनिटरिंग करें, हम पॉलिसी के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो ना होने दें और उसकी मॉनिटरिंग करें, ये इसलिए। अच्छा एक मिनट राना साहब, किसकी पॉलिसी की तब्दीलियां? हम अभी निजामी साहब ने अपने तज्जिए में रिफॉर्म्स की कुछ बात की थी। सर जितनी भी रिफॉर्म्स होती हुई नजर आई हैं वो हमें एक आम आदमी पर नजर आई हैं, एक मिडिल क्लास तबके पर होती हुई नजर आई हैं। दुकानें बंद हैं 8 बजे, रेस्टोरेंट्स बंद हैं 10 बजे, ठीक है ना। उसके अलावा मतलब मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम है, अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बावजूद इसके अगर हम लोग पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे, फिर हम ये सुन भी रहे हैं कि जुम्मे के रोज जाके कीमतें बढ़ जाएंगी, और फिर हमें ये जवाब पेश किया जाना चूंकि आलमी सतह पर मामला खराब हैं तो ये वजह होगा। सर हम तो यहाँ पे सफारतकारी कर रहे हैं ना, बड़ा बेहतर, हमें तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एज भी मिलना चाहिए। अच्छा मैं तो निज़ामी साहब का बड़ा मशकूर हूँ, आज इन्होंने शिरकत की और इनकी वजह से यकीन करें मैं बहुत डिप्रेस था। इन्होंने इतना मज़ेदार लतीफ़ा सुनाया कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स भी होती हैं। अच्छा। और रिफॉर्म्स का सोचा जा रहा है, तो मुझे मेरे दिल कर रहा था कि मैं टेबल पे लेट के हंसूं। अच्छा। कहते हैं पाकिस्तान में रिफॉर्म्स भी होती हैं, तो बड़ी एक इंकिशाफ किया है। और क्या नाम है, जेडी वेंस आया था तो मेरा ख्याल है कि उसको नहीं पता चला कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स होती हैं, नहीं तो यहाँ से फार्मूला ले जाता अमेरिका के लिए भी कि भाई रिफॉर्म्स कैसे की जाती हैं, उन्हें पता चल जाता। मेरा एक दोस्त है बबलू, वो कुछ शुमाली कोरिया का सदर वदर है। अच्छा। तो वो किसी को कह रहा था कि मैं चाहूँ ना तो 3 दिन की जंग में जापान पे कब्जा कर सकता हूँ। तो बंदे ने कहा कि कर ले, कहता नहीं यार इसारा ने, मेरा दोस्त है पाकिस्तान रहता है, मैंने जंग इधर शुरू करनी है, पेट्रोल उधर महंगा हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप अंदाजा करें कि जंग जिस मुल्क में हुई वहां पे भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वहां पे भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पेट्रोल महंगा पाकिस्तान में होना है, और फिर महंगा नहीं होना, महंगा होते चले जाना है, ठीक है ना। जितने बड़े जालिम अंदाज में इसको अवाम के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, और कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जिस कौम के ऊपर आप पेट्रोल 400, 450, 450 तक ले गए हो, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ऐसे ही है। वो कैसे जिंदगी का गुजारा करेगा। और आप रंगबा सजना देखें कैसे हैं कि ऐलान हुआ कि जी बस हम मोटरसाइकिल वालों को पता नहीं 1000 रुपए देंगे, क्या किसी ने एक तीला नहीं मिले आज तक। करोड़ों रुपए इश्तहारात पे लगा दिया आपने, जिसमें आप स्लो मोशन पे चलते हुए आए और मोटरसाइकिल और ये वो। अगर इस माहौल में मेरा निजामी भाई, मैं तो इतना दूर बैठा, मैं लेट के भी इसका माथा नहीं चूम सकता। ये रिफॉर्म्स की बात करता है तो इससे बड़ी बात कोई बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का मतलब ये कि हुकूमत की छुरी कितनी तेज है, गरीब आदमी के गले के ऊपर कैसे फेरेगी वो, कैसे तबाही करेगी गरीब आदमी का। आप ऐसे ऐसे कर दे जैसे जरदारी साहब करते, महसूस करें आप ऐसे और ये वाला नहीं महसूस करें, ये वाला महसूस करें प्यार मेरा ना, कि यार अब रिफॉर्म्स की बातें किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। वो खुदा का खौफ करें यार। इस मुल्क के अंदर 1947 से लेके आज तक, निजाम साहब मैं ईमानदारी से आपका दिल से एहतराम करता हूँ, मुझे बता दें अवाम की फलाह के लिए क्या रिफॉर्म हुए। जिस पार्लियामेंट के अंदर घी माफिया बैठा हो, चीनी माफिया बैठा हो, आटा माफिया बैठा हो, आईपीपी माफिया बैठा हो, जिस पार्लियामेंट के अंदर बिल्डर माफिया बैठा हो, वो कौम के लिए रिफॉर्म करेंगे यार। उन्होंने अपना कारोबार देखना है कि वो रिफॉर्म्स करेंगे। कोई मुझे आज तक बता दे कि ये जो क्या नाम है, वो जो अमेरिकन आए थे और ये इतना कुछ हुआ था, मुझे वो क्रिप्टो करेंसी हुई थी, क्या हुआ था, मुझे आज तक नहीं पता चला उस मुआहदे का बना क्या हुआ उसके पीछे, क्या नहीं हुआ। यार मेरे पैसे, कौम के पैसे लग रहे हैं उसमें, मुझे नहीं पता। आप रिफॉर्म कर रहे हैं या खुदा का वास्ता यार, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए, ये रिफॉर्म्स इस कौम के लिए बनी नहीं है। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि बेरोजगार जो होगा ना
उसको भी पैसे मिलेंगे। नहीं, एक आप मिनट बेरोजगार का गला काट रहे हैं। एक मिनट राना साहब, अब हम जिन रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, इन रिफॉर्म्स का तस्करा तो आईएमएफ बेशुमार मर्तबा कर चुका है। तो निजामी साहब, हम वो रिफॉर्म्स जो वो हुकूमत और अशराफे को करने के लिए कहता है वो नहीं करती, जिसका वो नाम भी नहीं लेता, हुकूमत अपनी मनमर्जी के मुताबिक वो आवाम पर मुसल्लत कर देती है। और एक छोटा सा आपने जवाब मुझे जरूर देना सर, आपकी भी राइट है, बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी तनख्वाहें जो है वो 30-40 हज़ार रुपए हैं। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, वरना तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए पर भी काम करने वाले लोग हैं महाना। सर किस तरीके से वो बर्दाश्त करेंगे ये 55 रुपए के लिए भी, चाहे फिर वो डीजल वालों पर आए दो या फिर पेट्रोल वालों पर आए दो? जी बिल्कुल, इसमें तो बड़े सादा से फैक्ट्स हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो नई स्टडी है उसमें तकरीबन पाकिस्तान की 88% आबादी जो है उसके हवाले से बड़े तशवीशनाक मसाइल हैं। वो जो हम नंबर देते थे ना कि ये गुर्बत की सतह से नीचे 40%, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो 88% आबादी जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और दूसरा इसमें जो अंडर थ्रेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और उसमें जो दूसरी बड़ी बुनियादी बात है वो एफबीआर के फैक्ट्स ही हैं, स्टैट्स जो उन्होंने दिए थे। चेयरमैन एफबीआर ने बताया था कि 6 लाख लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, और वही पाकिस्तान की एलीट है, और वो तकरीबन 1250 अरब रुपए का टैक्स चोरी करते हैं, और ये पाकिस्तान के फेडरल डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा है। तो अगर हर साल आप खुद ये मान रहे हैं कि 1250 अरब रुपया चोरी हो रहा है और 6 लाख लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप सिर्फ ये फैक्ट्स जो हैं ये अवामी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकली आप इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देते। और इस वक्त ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि ख़ुसूसन लाहौर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर रश बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो तमाम तबका जो मोटरसाइकिल और रिक्शे के ऊपर ट्रैवल करता था उनके लिए वो पेट्रोल अफोर्डेबल नहीं रहा। हत्ता कि मैंने ये तक महसूस किया है कि आप आम रोड पर निकले ना सर, आपको ट्रैफिक में अब कमी मालूम होती है। उसकी वजह गर्मी भी तो हो सकती है। सर बिल्कुल हो सकती है, इतनी नहीं आई कि पेट्रोल की गर्मी हो सकती है। हाँ, पेट्रोल की गर्मी हो सकती है। बट एनीवेज मैं मुझे ब्रेक की जानी बढ़ने नाज़रीन, अभी ये फैसला हुआ नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हुकूमत की तरफ से एक ऐलान सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला तो हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, या फिर हुकूमत को हिदायत दें कि वो इस तरीके से जो लेवी बढ़ा रहे हैं इसके लिए कोई और बंदोबस्त करे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ना तो अभी फिलहाल जंग है, ना ही मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान और अमेरिका के माबैन, लेकिन हाँ खामोशी है वो, उससे ये मालूम होता है कि पसे पर्दा बैकडोर कुछ न कुछ चैनल्स ऐसे एक्टिव हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव डिप्लोमेसी के नतीजे में माहौल को मज़ीद बेहतर किया जा सके। अच्छा, पाकिस्तान इसमें एक भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है, और इस सिलसिले में चाहे ईरान की तरफ से नेगोशिएशंस को लेकर कोई डिस्कशन हो या फिर अमेरिका की तरफ से ब्रिज का किरदार पाकिस्तान ही अदा कर रहा है। अभी फ़िलहाल जो क्या कहते हैं ज़राए की जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये खबर रखी सामने कि ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की गई है कि अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ ये फ़िलहाल मशरूत है। बहरहाल जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है उस पर भी बातचीत का इंदिया है, लेकिन पहले अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो खोली जाए, फिर उसके बाद ऑन द टेबल इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी फ़िलहाल इनकारी हैं कि ऐसा वो नहीं करने जा रहे। रिजवान रज़ी साहब जो ये देते हैं वो नहीं मानते, जो वो देते हैं वो ये नहीं मानते, फिर भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट तो हैं चैनल्स। तो हाँ प्लीज, चैनल एक्टिवेट हैं, और हमें इस बात के ऊपर कतन ये हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए कहने में कि वो चैनल हम ही हैं। पुराने ज़माने 64 के आइली कवानीन से पहले निकाह के वक्त ना वो कारी साहब, मौलवी साहब जो होते थे, निकाह खान साहब, इसार साहब, आपकी तो जो चाह रहा हूँ, ठीक है, वो एक फ़िक्रा कहा करते थे कि ये इस नाम की इस घर के अंदर वाहिद खातून है, और इसके नाम की, इस उम्र की, इसके हुलिये की और कोई खातून इस घर में मौजूद नहीं है। वो जिसका निकाह कर रहे होते थे ना, तो सालस के नाम का, हुलिये का, पते का एक ही फरीक इसके अंदर शरीक है जिसका नाम है पाकिस्तान, और अमेरिका भी उसकी तस्दीक कर चुका है, तो हमें भी इसका क्रेडिट ले लेना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब हमने ये तय कर लिया है फ्रीकैन के साथ मिलकर कि मुज़ाकरात वर्चुअल ही होंगे। वर्चुअल से मुराद, पहले हमने फिजिकली उनको आमने सामने बिठा दिया था, अब वर्चुअली बैठ गए, और इसके अंदर 20 ऐसे मराहल आएंगे
کہ جب ایران جو کچھ کہے گا وہ امریکہ نہیں مانے گا اور امریکہ جو کچھ کہے گا وہ ایران ماننے سے انکاری ہوگا. اور یہ اسی طرح کا لیول ہے کہ ایران نے کہا کہ آپ کو اگر اتنا مسئلہ ہے تو آپ ہرمز کھول لیجئے, ٹھیک ہے, ہرمز کو جنگ سے پہلے کی سچویشن پہ لے آئیے, باقی چیزوں کے اوپر ہم مذاکرات جاری رکھتے ہیں. ٹرمپ صاحب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو دباؤ ڈالا ہے اوورآل وہاں سے ایرانی جہازوں کے لیے بندش پیدا کر کے, اس کے نتیجے میں ایران کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. اس کا جو زعفران ہے اس کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, اس کی جو تیل ہے وہ باہر نہیں جا پا رہا, تو ایران کی معیشت کولیپس کر جائے گی. یہ امریکہ کا مجھے ٹارگٹ لگتا ہے اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے, اور اس لیے وہ اس موجودہ صورتحال کو جاری رکھیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایران کو اس وقت روزانہ ایران کو نہیں, امریکہ کو اس جنگ کی کاسٹ ایک دن کی $1 ارب پڑ رہی ہے, جبکہ ایران کا مہینے کا نقصان $5 کروڑ کا ہو رہا ہے. یہ آپ ان کا مہینے کا نقصان $5 کروڑ کا ہے, ان کا روزانہ کا نقصان $1 ارب کا ہے, تو ان کا نقصان بھی آپس میں کمپیریٹیو نہیں ہے. لیکن ساتھ میں امریکن ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے ایران کے اندر اب تیل کا بجلی کا کرائسس پیدا ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے, اب بس ایران کی معیشت گری کے گری, ایران کا سوسائٹی گری کے گری. اگر ایران جنگ سروائیو کر گیا ہے تو وہ یہ بھی سروائیو کر جائے گا. دونوں کے درمیان نرز کی جنگ ہے اور نیگوسیشن ہو رہے جو پاکستان کروا رہا ہے. رانا صاحب, جو تجاویز ایران کی طرف سے بھی سامنے آئی ہیں, کیوں کر لگتا ہے آپ کو کہ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی امریکہ کے لیے, یا یہ قابل عمل ہے ہی نہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ جنگ کس لیے ہے. دیکھیں نا, قابل عمل قابل قبول تو تب ہوتی جب کوئی یہ شخص چاہتا کہ صلح کریں اور زندگی کو معمول کے مطابق لیں. ایک ملک یا ایک ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص جس کی مدت اب مجھے تھوڑی رہ گئی ہے لگتی, یہ مڈ ٹرم الیکشن میں انہیں امریکنز نے ریجیکٹ کر دینا ہے, اور جو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اس طرح کا بڑا کوئی بریک تھرو آ جائے, ایران پہ قدموں میں گر جائے تو اس کی بلے بلے ہو جائے, کچھ اس طرح ہو جائے. لیکن جلد یا بدیر آپ کو ایران کی ٹرمز کے اوپر آنا پڑے گا. یہ میں آپ نے اس پروگرام میں میرا ایک کلپ رکھ لیجئے یاد کہ امریکہ کو جلد یا بدیر ایران کی ٹرمز کے اوپر آنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ہی مان لی جائیں گی, ایران کو بھی کوئی کہیں بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, یورینیم کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی وہ ہوگا. لیکن یہ کہ اس ساری میں ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد والوں کو ذرا ان کی وہ جو ناکہ بندی ہے وہ ختم ہو گئی اور انہیں سانس مل گیا. حالانکہ جے ڈی وینس نے اس سے ٹرمپ کو کہا ہے کہ تیرا وائٹ ہاؤس محفوظ نہیں ہے جہاں پہ گولیاں چل جاتی ہیں, ہم اسلام آباد بیٹھے رہے ہو تو چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. 15 دن پہلے ہم سوچتے ہیں تو وہاں پہ ناکہ بندی ہو جاتی ہے. تو پاکستان کا رول تو ختم ہوگا نہیں, لیکن پاکستانی وہی جو بات ابھی رضی صاحب نے کہا کہ اب ہماری سرزمین کو کچھ عرصے کے لیے سکون مل جائے گا, جہاں جو آمد و رفت ہے وہ کم ہو جائے گی. عراقچی صاحب آئیں گے بھی تو عراقچی صاحب کے وہ نخرے نہیں ہیں جو امریکنز کے ہیں, وہ آئیں گے. وہ تو خود آپ ایک بات کو سمجھیں کہ ان دو ممالک کا ذرا فرق آپ سمجھیں. ایران کے جو صدر ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے بازاروں میں بھی پھرتے ہوئے, اور آپ کو ان کی ساری قیادت بھی. امریکی صدر کو گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں ان کے اہلکار, اور میں حیران اس بات میں ہوں کہ امریکہ کے لیے پہلی پریفرنس جے ڈی وینس ہے جس کو سب سے پہلے وہ لے کے گئے, اس کے بعد ٹرمپ کو لے کے گئے ہیں وہ. تو ٹرمپ ان کے ایک سسٹم پہ بوجھ بن چکا ہے, اور یہ بوجھ انہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ کب اتارنا ہے کب نہیں اتارنا ہے, اس مڈ ٹرم الیکشن میں آ جائے گا. لیکن میرا فائنل ایک جملہ سن لیجئے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. امریکہ اب اس جنگ کو ہارنے کے بعد صرف وہ رستے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے اس کی باعزت واپسی ہو. ہر جگہ اسے جوتے پڑتے ہیں, وہ ویتنام ہو, وہ افغانستان ہو, وہ کوئی سا بھی ملک ہو, اسے جوتے پڑتے ہیں, وہاں سے بھاگتا ہے, اور بھاگنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں فاتح ہوں. لیکن ایران اس بار مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ایسا کوئی موقع دے گا. نظامی صاحب, فیس سیونگ
या फिर यूं कहूं कि विन विन सिचुएशन अमेरिका के लिए क्या हो सकती है कि जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि चले अपना हुर्मुज़ भी खुल जाए, मुज़ाकरात भी आगे बढ़ जाएं, क्योंकि सफ़र ये सिर्फ दोनों ममालिक नहीं कर रहे हैं, इनसे जुड़े जितने भी ममालिक इस खत्ते में हैं सिर्फ वो सब सफ़र कर रहे हैं, वो सब इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये दोनों मुल्क एक तवील जंग अफोर्ड कर सकते हैं अपने अपने हालात के मुताबिक। उसमें हम कंपैरिजन ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर, लेकिन जिस तरह से ईरान की अपनी एक ट्रेनिंग है, उनकी जिस तरह की सोसाइटी है, उन्होंने इराक के साथ 10 साल जंग लड़ी थी जी। तो वो उनकी एक पेस उसमें मौजूद है। दूसरी बात यह है कि दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे इसमें पॉजिटिव लगती हैं। एक तो यह है कि अभी जंग बंदी का मामला ख़राबी की तरफ नहीं गया। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो ट्रांजिट के हवाले से बड़े अहम इक़दाम उठाए। अच्छा, लेकिन एक मिनट, आपने कहा ना कि जंग बंदी का मामला खराबे की तरफ नहीं गया, लेकिन सर किसी वक्त का तयन भी तो नहीं है ना, एक ओपन एंडेड टाइप सा माहौल है, किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगर उठकर कह दें कि नहीं जी जंग बंदी खत्म कर दें तो। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान को एक ट्रांजिट फैसिलिटी दी है जिसमें कराची और गवादर पोर्ट दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये चीज़ इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त ताज़ा तरीन सफारती मामला चल रहे हैं उसमें अमेरिका से ये बात मनवाई है, और उसके बगैर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ होना नामुमकिन था। तो इस चीज़ को भी मैं एक पॉजिटिव इंडिकेशन के तौर पे देखता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि सफारतकारी को एक ब्लड लेस वॉर कहा जाता है कि इसमें खून तो नहीं बहता, लेकिन ये एक बड़ी कठिन और सब्र आजमा जंग होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़े छोटे छोटे इक़दामात जो हैं उनको हमें नोट करना होगा और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये एक पूरा इमारत का तयन होगा। लेकिन ये समझना कि हमें शाम को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी, 3 दिन में मसला हल हो जाएगा, 7 दिन में चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है 3 से 4 जो स्टेप्स हैं बड़े बुनियादी वो लिए जाएंगे। उसके बाद फरीक़ैन एक दूसरे को टाइम देंगे कि इसके अंदर जो है वो मामलात अगर एतमाद की बुनियाद पे चलते रहे तो फिर बाकी बातें उसके बाद हो। चलें, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में मामलात बेहतरी की जानिब भी जाएं, ताकि इन दोनों ममालिक के साथ साथ जो खत्ते के दूसरे ममालिक हैं वहाँ के जो शहरी हैं, रहने वाले लोग हैं, वो भी सुकून का सांस ले सकें। ब्रेक के बाद जब आपको ज्वाइन करेंगे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बात होगी, जिसने ओपेक तंजीम से अखराज का फैसला किया है। ये फैसला खत्ते पर क्या असर डाल सकता है? आफ्टर वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक से 59 साल बाद एग्जिट किया है और इस खबर ने आलमी मंजरनामे पर भी हलचल मचाई। सबसे ज़्यादा जो खलीजी ममालिक है और मशरिक़ वस्ता है वहाँ पर एक टेंशन का माहौल है। ये टेंशन का माहौल क्यों है? क्या पाकिस्तान पर भी इसके असरात हो सकते हैं मुरतब? क्योंकि वक्त कम है, हम इसमें बड़ा क्विकली रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे किसी एक दो दिन और जरा इसके ऊपर गुफ्तगू हो सके। राना साहब क्विक रहिएगा, मुझे ये बताइएगा। रजी साहब से अगर पूछ लेना। चले, मैं रजी साहब की तरफ आती हूँ। रजी साहब, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 68, 67 के अंदर जो तेल बनाने वाले ममालिक थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया ताकि हम उतना तेल एक्सपोर्ट करें आलमी मंडी में कि उसकी कोई कम से कम कीमत बरकरार रह सके। और ये 12+ रूस का फार्मूले के तहत ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये तेल पैदा करने वाले ममालिक का एक ग्रुप है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसने एग्जिट लिया, इसकी 2 रीजनिंग है। एक स्ट्रेटजिक या डिफेंस रीज़न है और दूसरी प्योरली जो है इंडस्ट्री रीज़न है। इंडस्ट्री रीज़न ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अगर हम इस वक्त देखें तो उसका सिर्फ 15% रेवेन्यू जो है, 15 से 20% वो तेल से आता है। बाकी सारा उसका एलाइड इंडस्ट्री, उसमें टूरिज्म हो गया, उसमें ट्रेड हो गई, उसमें आईटी हो गई, उससे आता है। तो तेल के ऊपर उसका रिलायंस कम हो चुका हुआ है, नंबर 1। दूसरे कुछ लोगों का ख्याल है कि उसके तेल अपना ख़त्म भी हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त जो स्मगल शुदा तेल है जो कि अफ्रीका के अंदर, जो कि अपना मशरक़ बईद में जो ग्रुप है मुख्तलिफ़ किस्म के, वो उस चोरी का तेल आलमी मंडी में जब बेचने जाएं तो दुबई उनकी बेहतरीन डेस्टिनेशन होती है। ईरान के ऊपर पाबंदियां थी तो ईरान का जो तेल इल्लीगल ट्रेड, आलमी तौर पे जो इल्लीगल ट्रेड थी उसका जो बिकता था वो भी सारा इधर बिकता था। अब ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए तो ईरान का तेल तो उधर नहीं आने लगा, ना वो कतर जाएगा, बहरीन जाएगा। तो अगर खुदा करे ईरान से पाबंदियां हट जाएं तो ईरान खुद आलमी मंडी का प्लेयर होगा और फिर ओपेक का मेंबर भी है वो, तो उसकी फुल फ्लेज वो भी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि कतर, ये अगर हम इसकी डिफेंस के हवाले से बात की जाए तो कल न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि जो डोम सिस्टम इसराइल ने अपनी हिफाजत करने के लिए लगाया हुआ था वही सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, उसने यूएई को भी लगा के दिया हुआ। यानी कि इसका मतलब है
کہ اسرائیل پاکستان کے گوادر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے کے اوپر آ کر گزشتہ کئی مہینوں سے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا. یہ پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے نظامی صاحب. یہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے الارمنگ ہے یا نہیں اسرائیل کا کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے میں اثر و رسوخ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اوپیک سے نکلنا ہے یو اے ای کا، ہمارے لیے کوئی آئل سپلائی لائن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے یا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جی ہمارا جو 80% جو آئل ہے وہ سعودی عرب، یو اے ای اور کویت سے آتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس ڈیسیجن میں میرا خیال ہے کہ یو اے ای اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو شفٹ کر لیا ہے اور وہ اب آئل بیسڈ یا تیل کے اوپر منحصر اکانومی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ مارکیٹ کے اندر اپنا شیئر تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اس پورے گروپ کے اندر سعودی عرب ایک بڑا پلیئر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ان کے کمپیریزنز ہیں یا ان کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کرتے. تو یہ اس سارے معاملے میں یو اے ای اگر اس کے پاس ایک بیسٹ آپشن تھا کہ یہ اس وقت آلریڈی جو قیمتیں ہیں وہ ڈسٹربڈ ہیں، تو وہ باہر نکل کے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپنی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ڈیسیژن میکنگ کی ہے؟ رانا صاحب، جو اس وقت خطے کی موجودہ صورتحال ہے، ہر کوئی تیل کی سپلائی کی وجہ سے ہی پریشان ہے، ایسے میں یو اے ای کا یہ جو ڈیسیژن ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ان حالات حاضرہ میں اس کی اہمیت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو جو ابھی رضی صاحب نے کہی ہے نا کہ یو اے ای ایکچولی مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ خیر تکلیف دہ بات ہے کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ مسلم عرب جو ہے وہ اسرائیل کے چھتری کے نیچے اپنی حفاظت تلاش کریں گے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہم تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اسرائیل سے لڑائی کرتے ہیں نا. ہم ظاہر ہے ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں وہ ادھر سے ایکسپورٹ ہوئے ہوتے ہیں، امپورٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا وہاں کھڑا ہونا. لیکن یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے نا، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیپولر وہ جو خواب تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جو اجارہ داریاں تھیں نا وہ آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں گی. خلیج کے اندر سعودی عرب کو ایک ملکہ حاصل تھا کہ وہ کنگ ہے پورے خلیج کا، فیصلوں کا بھی اور اس کا. آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے سپیس جو ہے ختم ہو رہی ہے. یو اے کا یہ اقدام خالی یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے اوپیک سے نکل آئے ہیں، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب کے شیڈو سے بھی باہر نکل آئے. اور یہ جنگ جب ختم ہوگی تو دنیا ذرا ڈفرینٹ قسم کی ہو جائے گی. کہہ رہا میں یو اے سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، ہم تو ہم نے پسند ہی نہیں کرتے، وہ ایسے لوگ ہیں ہم سے پیسے دے کے ہم سے پھر واپس بھی لے لیتے ہیں، انہیں شرم بھی نہیں آتی. خیر ہم نے سعودی عرب سے لے کے انہیں دے دیا. جب سعودی عرب مانگے گا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ادھار دے تو وہ واپس بھی نہ لے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہم نے سعودی عرب سے لے کے دے دیا. سعودی عرب مانگے گا تو ہم قطر سے لے کے دے دیں گے. دیکھیے ہم نے ان سے مانگا تھا قرض حسنہ، یعنی جب قرض واپس کرنے کی باری آتی تو ہم نے آگے سے ہنسنا تھا، لیکن انہوں نے ہم سے کیش ہی مانگ لیا. ہم سے زیادہ ہنس کے دکھا دیا، انہوں نے کہہ کے لگا کے دکھا دیا. یہ جو تیل کی جنگ ہے نا، اس کو آپ اس طرح دو جملے میں عرض کر دوں کہ میں نے ہنری کسنجر کا ایک انٹرویو پڑھا تھا. ایسا میں انگلش بھی پڑھ لینا نا، ہاں میرے چکر نہیں آتے زیادہ پڑھنا. تو میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم نے یہ ایز پر پالیسی طے کی ہے کہ جن ممالک کے اندر تیل ہے اس پہ ہم نے بائے حقوق روح قبضہ کرنا ہے. اور انہوں نے دیکھ لیں جتنے خلیج کے ممالک ہیں، لیبیا، مصر، عراق، شام، آپ نام لیں اور آپ دیکھیں وہاں پہ امریکنز کیسے آ کے بیٹھ گئے. سعودی عرب پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے ان کا، لیکن سعودی عرب کو مختلف حرب و بہانوں سے بلیک میل کر کے اپنی چھتری کے نیچے رکھنا ان کے لیے آسان ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ جنگ تیل کی ہے. اور جو یو اے ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم پاکستانی زندہ ہیں. $2 ارب ہم نے لیے تھے، واپس کر دیے. 20, 30, 40, 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے، جو ہماری سیاستدان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ہی کیا کہتے ہیں آفیسرز ہیں جن کے پیسے وہاں لگے ہوئے. تو ہم تو یو اے کی بہتری چاہیں گے کیونکہ ہمارے آقاؤں کے پیسے وہاں لگے ہوئے ہیں بھائی. ہم تو اس لیے ان کی بہتری چاہتے ہیں.
چلیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو اوپیک سے نکلنے کا یو اے ای کا ڈیسیژن ہے یہ ان کے اپنے حق میں کتنا بہتر ہے. وہ الگ بات ہے کہ انڈین فیکٹر، اسرائیلی فیکٹر، یہ اس وقت جو خطے کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پاکستان میں مذاکراتی ادوار چل رہے تھے اور ڈیلیگیشنز نے آنا تھا تو اس دوران نریندر مودی نے بھی یو اے ای کا دورہ کیا تھا. اینی ویز پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سبھی کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.